गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं सटल सिस्टम के बारे में। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सटल सिस्टम के बारे में बताया था, वो भी किस चीज़ में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। जरा देखिए, यहाँ पर मैंने दो टाइप के सटल सिस्टम बताया, जिसका पहला नाम था ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम, जो सारे प्लांट नर्व सेल्स में होते हैं, जो कॉमन होता है। नेक्स्ट आता है दैट इज मैलेट एस्पिरेट सटल सिस्टम, जो हार्ट, लीवर और किडनी में आता है। इसी के बिहाफ पे अपन जो टाइप होगा सटल सिस्टम का वो डिस्कस करेंगे। पहला, जिसे अपन सटल सिस्टम 1 कहते हैं। सटल सिस्टम फर्स्ट, जिसे मैलेट एस्पिरेटेट सटल सिस्टम कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ना, मैलेट एस्पिरेटेट सटल सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट, देखा जाए ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है। इसका जो पाथ है वो NADPH2 से NAD बनना और अगेन NADH2 बनना, ये सटल सिस्टम का मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें कि कोई भी एनर्जी स्पेंड नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होता है। इसमें टोटल 38 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। मतलब कि बार बार जो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं ना डियर स्टूडेंट, उसमें 38 ATP जनरेट होता है, जिसमें कि ये प्रेजेंट होता है हार्ट, लीवर, किडनी और एयरोबिक प्रोकार्योट्स में। अब जरा सिस्टम देखा जाए कि सटल सिस्टम कैसे रहता है। तो सटल सिस्टम में दो चीज होता है, पहला माइटोकॉन्ड्रियन और दूसरा साइटोसॉल में। साइटोसॉल एक्चुअल में साइटोप्लाज्म को कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियन माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ये जो NADH2 है ये आगे चल करके NAD+ में कन्वर्ट होता है, जिसमें जो एस्पिरेटेट जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलता है, एस्पिरेटेट, वो आगे चल करके ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, जो किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट में कन्वर्ट होता है। यही मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को ड्रिफ्ट करता हुआ अंदर आ जाता है। यहां पे देखो, अब जब ये अंदर आ जाता है तो ये आपको जो दिख रहा है सर्कल टाइप, इसे अपन कहते हैं मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये एक एंजाइम है। अब डियर स्टूडेंट्स, कि ये मैलेट क्या कर रहा है कि ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है, किसके हेल्प से, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के हेल्प से, जिसमें कि NAD+ से आगे चल करके NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। और ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये आगे चल करके क्या कर रहा है, अगेन एस्पिरेटेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये एस्पिरेटेट इनर और आउटर मेम्ब्रेन को पास करता हुआ साइटोसॉल में चला गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं सटल सिस्टम 2 के बारे में, जिसका दूसरा नाम ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल है। ये काफी ज्यादा लेस एफिशिएंट होता है। कहा यह जाता है कि इसकी जो रूट है वो NADH2 से FAD में कन्वर्ट होता है और FAD से अगेंस्ट FADH2 में कन्वर्ट होता है। यानी NADH2 से FADH2 में कन्वर्ट होना, यही कारण है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेस एफिशिएंट है। डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम लोअर करेगा एनर्जी लेवल किसका, ट्वाइस NADH2 का, वो भी किससे, बाय 2 ATP मॉलिक्यूल्स। इसमें टोटल 34 ATP प्रोड्यूस होते हैं पर मॉलिक्यूल्स, जो ऑक्सीडाइज होते हैं ग्लूकोज के। और ये सटल सिस्टम जो अकर होता है वो अकर कहाँ होता है, इनसाइड मसल्स और नर्व सेल्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, मसल्स और नर्व सेल्स के अंदर हुआ तो इसमें साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया ही रोल प्ले करते हैं। साइटोसोल में अगेन वही एक्टिविटी होता है, NADH2 आगे चल करके NAD+ में कन्वर्ट होता है, DHAP ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर सटल सिस्टम 2 में आपको एक ड्रामेटिक चीज दिखेगा, जो एंजाइम है वो लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रियन के इनर मेम्ब्रेन पे, जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, DHP के अंदर कन्वर्ट करता है। और डियर स्टूडेंट्स, यही DHP आगे चल करके ड्रिफ्ट करता है कहाँ पे, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसॉल पे। डियर स्टूडेंट्स, इनर मेम्ब्रेन में जो FAD मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं,
FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करता है डियर स्टूडेंट्स। सो आपको उम्मीद है कि ये सारे सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, जिसे अपन सटल सिस्टम कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस सीट के बारे में। इसमें थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, कारण क्योंकि बैलेंस सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैलेंस करना है भाई। अगर किसी जगह बैलेंस ना रहे तो बहुत कुछ बिगड़ सकती है, ये हम लोग जानते हैं। अगर बैलेंस सीट्स देखते हैं तो कैसा रहेगा, इसमें देखा जाए कि ये पॉसिबल है कैलकुलेशन करने के लिए कि आखिर नेट गेन ऑफ एटीपी प्रत्येक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज होने के वजह से जो नेट गेन ऑफ एटीपी होता है वो कहां पे होता है, कितना होता है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी अगर समझा जाए तो ये सब जो होते हैं सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज के लिए ही सही होते हैं। बाकी जो भी कैलकुलेशन मेड किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस पर मेड किया जाता है। अब कहोगे एजम्पशंस किसका लेते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं अपनी भावनाओं और अपनी बातें बता रहा हूं आपको। और बेसिकली ये मेरी भावना नहीं है ना, और मेरी भावना भी नहीं है भाई, है ना। अब क्या है कि ये इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बुक यही सब चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर एजम्पशंस क्या क्या लिया गया। एजम्पशंस जो ये लिया गया कि वो जब देखा गया कि कभी भी जो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडाइजिंग होता है वो सिर्फ 3 जगह होता है, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल जिसे क्रैब साइकिल कहते हैं, और ETS पाथवे पे होता है, यानी ETS लिंक रिएक्शंस, और किसमें? क्रैब साइकिल में। इसमें यह देखा जाता है कि जो NADH सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में, वही ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, जो अभी हम लोगों ने देखा, जिसे अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर जाने वाले इवेंट के नाम से जानते हैं। प्लस अब जो रेस्पिरेटरी बैलेंस सीट देखा जाए तो इन सबों में जो ये 3 साइकिल है, EMP, लिंक रिएक्शंस और क्रैब साइकिल, ये 3 साइकिल में जो इंटरमीडिएट पाथवे हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं, और यूटिलाइज होने के बाद एक दूसरा और कह सकते तीसरा कंपाउंड सिंथेसाइज करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे इवेंट में हमें यह भी पता चलता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो रेस्पायर्ड होता है उसमें कोई अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट नहीं होता है, जो एंटर क्या करता है? पाथवे इन एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज, किसी भी अदर इंटरमीडिएट स्टेज पे। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना कि ये जिस टाइप का एजम्पशंस किया जाता है वो रियली बता दूं वो लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं होता है। कारण क्या है कि ये जितने भी पाथवे हैं साइमल्टेनियस वर्क करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बाद परफॉर्म नहीं करते, साइमल्टेनियस परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही सबस्ट्रेट एंटर करता है पाथवे से और फिर विड्रॉ करता है उसी पाथवे से, तब जाकर के नेसेसरी हो जाता है एटीपी का यूटिलाइजेशन और फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए कि इस पूरे इवेंट में नेट गेन जो होता है वो 36 एटीपी मॉलिक्यूल होता है, वो भी कब? एरोबिक रेस्पिरेशंस, वो भी सिर्फ एक ग्लूकोज का। डियर स्टूडेंट्स, सो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो हुआ इस एंटायर और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का, वो भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, वो कितना होगा, तो इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखा जाए स्टेप क्या है, EMP है, लिंक रिएक्शन है और क्रैब साइकिल है। इन सबों का टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना चलता है, यानी साइकिल कितनी बार चलती है। तो अब देखा जाए तो EMP का साइकिल का जो टर्न होता है वो 1 बार होता है, लिंक रिएक्शंस का 2 बार होता है, क्रैब साइकिल का 2 बार होता है, जबकि ATP सिंथेसिस जो होता है वो फॉस्फोराइलेशन से, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, तो EMP से 4 ATP सिंथेसाइज होता है, लिंक रिएक्शंस में 0 ATP सिंथेसाइज होते हैं, और क्रैब साइकिल में 2 ATP सिंथेसाइज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी बता रहा हूँ ये VVI है, किसके लिए? नीट 20
20 एंड 2021 को लेकर के, यही ध्यान रखिएगा। अब क्या है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें अभी हमने देखा कि लिंक रिएक्शन से एटीपी सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एटीपी गेन कर रहा होगा ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। डियर स्टूडेंट्स देखना, ईएमपी आइदर तो 6 मॉलिक्यूल एटीपी का, आइदर 4 मॉलिक्यूल गेन करेगा। लिंक रिएक्शन 6 मॉलिक्यूल्स गेन करेगा और क्रैब साइकिल टोटल 22 मॉलिक्यूल्स गेन करेगा, जिसमें एटीपी जो कंज्यूम करेगा वो सिर्फ ईएमपी कंज्यूम करेगा डियर स्टूडेंट्स। यानी 2 एटीपी कंज्यूम करेगा, तब जाकर के नेट गेन जो होगा वो 8 से लेकर के 6 एटीपी का होगा ईएमपी में, जबकि लिंक रिएक्शन 0 एटीपी कंज्यूम करेगा और नेट गेन कितना करेगा तो 6 करेगा। जबकि क्रैब साइकिल जो है वो बेसिकली टोटल कंज्यूम 0 करेगा, लेकिन नेट गेन कितना करेगा 24 करेगा। क्यों? क्योंकि एटीपी सिंथेसाइज और एटीपी गेन दोनों एक ही बात है ना भाई। अब जब दोनों एक ही बात है तो आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, मतलब मेरी भावना नहीं है भाई, है ना। नेक्स्ट, अब जरा देखा जाए, आगे बात करते हैं। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में, कि आखिर ये एम्फीबॉलिक पाथवे होता क्या है, जरा देखा जाए। एम्फीबॉलिक पाथवे, डियर स्टूडेंट्स ये क्या है एम्फीबॉलिक पाथवे? आइए भाई देखते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे ये अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का फेवर्ड सबस्ट्रेट जो होता है ना, मतलब कि ग्लूकोज जो सबसे ज़्यादा सबस्ट्रेट यूटिलाइज होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपके सबसे ज़्यादा वो यूटिलाइज होता है रेस्पिरेशंस में। यानी कह सकते हैं ग्लूकोज जो है वो इज यूटिलाइज्ड कहाँ पर, इन सबस्ट्रेट, ठीक है, फॉर क्या चीज, तो रेस्पिरेशंस को लेकर के, जिसमें कहा यह जाता है कि कार्बोहाइड्रेट फर्स्टली कन्वर्टेड होता है ग्लूकोज में। क्या? कार्बोहाइड्रेट फर्स्टली क्या होता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, है ना डियर स्टूडेंट्स। सो याद रखा जाए, अदर सबस्ट्रेट जो रेस्पायर होगा वो एंटर नहीं होगा रेस्पिरेटरी पाथवे में फर्स्ट स्टेप में। यानी ग्लूकोज को छोड़ करके या कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ करके जो भी सबस्ट्रेट होगा वो पहले स्टेप में एंटर नहीं होगा। ध्यान रखना, ये एम्फीबॉलिक पाथवे का है। अब क्या है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि फैट्स का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। फैट्स अगर देखा जाए ये उसी समय तोड़ा जाता है, वुड नीड टू बी ब्रोकन, क्या, वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन, वो भी कब, इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। क्लियर है? जिसमें कि फैटी एसिड जो होते हैं वो रेस्पायर्ड होते हैं और डिग्रेड होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। मतलब फैटी एसिड किसके अंदर डिग्रेडेड होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए में डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो ग्लिसरॉल पाथवे होता है यही आगे चल करके कन्वर्ट किस में होता है, फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। यानी यही ग्लिसरॉल किस में, अरे यार आजकल तो पी लिखाता भी नहीं है, फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड में, है ना। ध्यान रखिएगा, पी तो लिखना पसंद नहीं है हमें।
क्यों? क्योंकि पी के बगल में और पी लगा दो तो पूरा स्टेटमेंट बेटा खराब हो जाता है। नेक्स्ट, अब जरा देखा जाए कि जो प्रोटीन होता है ये बेसिकली किस में टूटता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है प्रोटीएजेज में, और यही प्रोटीएजेज आगे चल करके एमिनो एसिड्स में जाते हैं। क्लियर है? और डिपेंड क्या करता है? स्ट्रक्चर पे। क्लियर है? अब जरा देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूअस पाथवे चलता रहता है। मतलब कि अब हमें जो फॉलोअप बनाना है वो फॉलोअप कुछ इस टाइप में बनाना है, जो हम लोग अभी समझेंगे। अब जरा देखा जाए फॉलोअप। सबसे पहले 3 चीज़ के बारे में हमें बात करना है। पहला आता है क्या? फैट्स। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरा आता है क्या? प्रोटीन्स। क्लियर है? ये है, समझना। जब ये 3 है तो ये जो फैट्स है ये किस में टूटता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है? जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये सिंपल शुगर होता है, जिसका कि एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन एमिनो एसिड्स में जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स टर्म समझना कि अब जैसे ये सिंपल शुगर हो गया तो सिंपल शुगर हो गया तो सिंपल शुगर हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा? बताओ भाई। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। बोलो हाँ या ना। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। बोल हाँ या ना। ठीक है? अब ये रहा। अब अपन क्या कहेंगे कि इस जगह पर एक कंपाउंड इंपॉर्टेंट गेम खेल देगा, क्योंकि गेम खेलना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कभी सामने वाली पार्टी के तरफ से तो कभी अपने वाली पार्टी के तरफ से। डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए इसमें क्या है कि डाईहाइड्रोक्सी, क्या चीज? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है? ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में लगेगा। बोल हाँ या ना। अब ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे चल करके किस में कन्वर्ट होगा? आगे चल करके कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में डियर स्टूडेंट्स। किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड आगे चल करके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? अब अगर इसका एनाबॉलिक पाथवे रहा, क्या चीज? एसिटाइल कोएंजाइम का अगर एनाबॉलिक पाथवे रहा तो ये क्या करेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाएगा। यानी ये क्या है? एनाबॉलिक पाथवे है। एनाबॉलिक पाथवे है। बोल हाँ या ना। अब नेक्स्ट, अगर कैटाबॉलिक हुआ, अगेन बोल रहा हूं, कैटाबॉलिक हुआ तो समझना कि ये कैटाबॉलिक जब होगा तो कंसिडर किस में होगा? कंसिडर होगा कि ये क्या बना दिया? ये सीधा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये क्या बना दिया? अगर कैटाबॉलिक हुआ तब, है ना। अब जो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एक्चुअल में रिवर्सिबल इवेंट होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल इवेंट होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का। डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये कैटाबॉलिक पाथवे रहा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए
आगे चल करके कौन सा साइकिल में गया, क्रैब्स साइकिल में गया। अब जब ये क्रैब साइकिल में गया तो ये क्या हो गया, रोटेशन कर लिया। क्रैब साइकिल में इंटरनल CO2 निकला, एक्सटर्नल H2O निकला। अब जब एक्सटर्नल H2O निकला तो डियर स्टूडेंट इस जगह पर देखो कि जो अमीनो एसिड है, क्या चीज, ये जो आपको अमीनो एसिड दिख रहा है, ये अमीनो एसिड के दो पाथ हो जाएंगे। अगेन क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिक कहलाएगा और एनाबॉलिक कहलाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब देखा जाए, ये दिख रहा है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये कैटाबॉलिक, यानी अगर कैटाबॉलिक इवेंट हुआ तो ये इवेंट जो होगा अमीनो एसिड क्रैब साइकिल में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर एनाबॉलिक हुआ तो एनाबॉलिक में यही क्रैब साइकिल के एंटायर इवेंट अमीनो एसिड में बन जाएंगे, जिसमें कि ये जो पायरूवेट होगा ये बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शंस होगा। किसके किसके बीच में, अमीनो एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम और पायरूवेट के बीच में। कैसा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस होगा। मैं इरिवर्सिबल बोल दिया था सैम्बॉल में, उसे रिवर्सिबल कहते हैं। तो एक बार आप ये पूरे एंटायर इवेंट को आप देख ले, जिसमें एम्फीबॉलिक पाथवे कंसिडर्ड होता है। आई होप ये सब सारे इवेंट आपको समझ में आए होंगे, मतलब क्लियर हो रहा होगा आपको कि जैसे एसिटाइल कोएंजाइम A किससे बन रहा है, तो ये सिंथेसाइज हो रहा है फैटी एसिड प्लस और भी दूसरे इवेंट से, जिसे अपन GA गिबरेलिक एसिड भी कहते हैं, प्लस सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्योंकि ये कुछ कुछ लिखना है मुझे, है ना, सो मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A ये एक्चुअल में क्या करता है, सिंथेसाइज करता है किसका, दैट इज क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के बाद जिसे अपन क्या कहते हैं, साइटोक्रोम कहते हैं। साइटोक्रोम के बाद दैट इज फाइटोक्रोम कहते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या है इसके बाद, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जिसके अंदर अल्फा कीटो क्या चीज, दैट इज ग्लूटारिक एसिड है ना। ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है जो एक्चुअल में क्या करता है बेटा, सिंथेसाइज करता है अमीनो एसिड का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जिसमें ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ये भी क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है ऑफ एल्केलॉइड्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब नेक्स्ट आता है जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएंजाइम A कहते हैं, जो सिंथेसाइज क्या करता है, फैटी एसिड एंड गिबरेलिक एसिड। क्या, फैटी एसिड एंड गिबरेलिक एसिड डियर स्टूडेंट्स। सो आज के वीडियो में यहीं तक डियर स्टूडेंट्स, और अब जो भी चीज़ है वो अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जिसमें कि हम लोग और भी एसेंशियल डिटेल्स वगैरह के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।